मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप और आज का टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस इन बायोकेमिकल स्टडीज़। जो बायोकेमिकल स्टडीज़ हैं उसमें आप किस तरह एक्सपेरिमेंटल अप्रोच करते हैं। ओके, तो बायोकेमिकल अप्रोच पढ़ेंगे हम इसमें, कैसे हम जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी परफॉर्म करते हैं। स्टडीज ऑन सेल ऑर्गेनेलीज एंड बायोमोलिक्यूल्स हैव प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। जो आपकी ऑर्गेनेलीज और बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनसे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं रिगार्डिंग टू देयर, उनका फंक्शन क्या है और वो आपके मेटाबॉलिज्म में किस तरह हेल्प कर रहे हैं। द थ्री मेन स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द स्टडीज आर: फर्स्ट वन इज आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज और बायोमोलिक्यूल, डिटर्मिनेशन ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स, थर्ड वन इज एनालिसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। तो तीन टाइप की स्टडीज़ हैं जो कैटेगराइज करी गई हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि थ्री स्टेप्स वो कौन से हैं जो आप इस स्टडी के दौरान पढ़ेंगे। वो है आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनेली एंड बायोमोलिक्यूल। जो पहला स्टेप क्या करेंगे आप, अगर आपने बायोकेमिकल स्टडी करनी है विद हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, तो सबसे पहले क्या है, आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनेली और बायोमोलिक्यूल। आप किसी भी ऑर्गेनेली या बायोमोलिक्यूल को आइसोलेट करेंगे। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनेलीज को आइसोलेट करने के बाद आप उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज एनालिसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। जब आपको स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता लग जाए तो उसके बाद आपका फंक्शन और मेटाबॉलिज्म के बारे में एनालिसिस करेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। तो ये तीन मेजर स्टेप्स रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेली और बायोमोलिक्यूल। किस तरीके से हम एक सेल ऑर्गेनेली या फिर बायोमोलिक्यूल को आइसोलेट करते हैं सेल से, ठीक है। फॉर दिस सेल हैज to be broken down and organelle of biomolecule। तो सबसे पहले जो सेल है उसको आइसोलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑर्गेनेलीज या बायोमोलिक्यूल्स को जो है आपका आइसोलेट करने के लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले आपका कोई सेल होगा, मान लीजिए उसके अंदर कोई ऑर्गेनेलीज या बायोमोलिक्यूल पड़ा है, तो आपको सेल को रप्चर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सेल को पहले तोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज पड़ी है उसको बाहर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, आपको ब्रेक करना पड़ेगा सेल को। फॉर दिस द सेल हैज टू बी ब्रोकन down and organelles or biomolecule has to be separated and fractioned by the process which is known as homogenization और centrifugation। तो आपको सेल को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई आपके पास सेल है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा, आपको उसकी सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक तो आपने कर दिया, ब्रेक के बाद क्या है, सेल में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग बायोमोलिक्यूल के अलग अलग वेट है, तो उनको सीरियल वाइज फ्रैक्शनड भी करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये आए, फिर उसके बाद ये वाले आए, उसके बाद ये आया मॉलिक्यूल, कोई ए मॉलिक्यूल है, फिर कोई बी ऑर्गेनेली है, फिर कोई सी ऑर्गेनेली है, तो इनको फ्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हो जाएंगे किस प्रोसेस से, सेंट्रीफ्यूगेशन से। होमोजेनाइजेशन से क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेल रप्चर हो गया, और सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट वो क्या सेपरेट हो जाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले होमोजिनेशन में। It is a breaking of cell in order to liberate organelle or biomolecule with motor driven pestle, ठीक है। The organelles are extracted using suitable buffer which is known as tris buffer or hydroxymethyl aminomethane hydrochloride and the suspension is now called as homogenate। तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे, आपके स्क्रीन पर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये वाला, इसको देखिए। तो इसमें एक ग्लास है और एक पेसल है, देखिए ऐसे करके बनाइए ग्लास, उसके ऊपर पेसल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आप अपना जो भी टिश्यू होगा वो डालेंगे,
फिर उसको उसके बाद क्या करेंगे, ये एक्चुअली मोटर से कनेक्टेड होता है, तो ये इसको मैश कर देगा। जो आपके पास टिश्यू होगा, टिश्यू को मैश करने से क्या होएगा, जो आपके सारे कंपोनेंट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और आपका जो सेल है वो टूट जाएगा। ठीक है, सेल टूट जाएगा। सेल के टूटने से बाहर जो है वो आपके सेल ऑर्गेनेलिज या बायोमोलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा बफर यूज करते हैं, सुटेबल बफर, ट्रिस बफर बोलते हैं, या फिर इसका नाम हाइड्रोक्सी मिथाइल अमाइनो मीथेन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ठीक है, जो अब आपके होमोजेनाइजेशन करने के बाद जो आपका सैंपल आया उसको क्या बोलेंगे आप, होमोजिनेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन। द नेक्स्ट स्टेप is the fraction of individual organelle like nucleus, mitochondria etc. उसके बाद क्या है, आपको फ्रैक्शनेशन करना है। मान लीजिए ऐसे कि ये न्यूक्लियस है, डिस्टिंग्विश्ड हो जाए। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब होता है अलग अलग कंपोनेंट की लेयर्स बने और डिस्टिंग्विश हो जाए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये या कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, वो तो किस प्रोसेस से करेंगे, वो करेंगे आपका सेंट्रीफ्यूगेशन से। फॉर दिस प्रीवियसली होमोजिनेट, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रीवियसली होमोजिनेट था, जो हमने होमोजिनेशन प्रोसेस से वो बनाया था ना, यहाँ पे होमोजिनेशन प्रोसेस करी थी हमने, ये आपका टिश्यू था, इसको मैश किया था हमने। ठीक है, तो वो होमोजिनेट लेंगे हम। ठीक है, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3 टाइम। ठीक है, सक्सेसफुली, नॉन एज डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजेनेट को आप 3 बार सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो बोलते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या बच्चों, ये देखिए, ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रहती है आपकी बेसिकली। ठीक है, इसमें एक रोटर लगाता है तो इसको घुमाता है। ठीक है, ये ऐसे करके घूमेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आपने, फोर्स के बारे में आपने +1 +2 फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि आपको इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे ताकि क्या है, अपने अपने मोलिकुलर वेट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से जो पार्टिकल है वो सेपरेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो इसमें प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में करेंगे क्या, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेज इट एट लो स्पीड। सबसे पहले हम लो स्पीड में सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे अपने होमोजिनेट को। ठीक है, जो आपको होमोजिनेशन से मिला टिश्यू के, जो करेंगे 600 ग्रेविटी पे। ठीक है, इट रिजल्ट इन पैलेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये पैलेट बनाएगा। पैलेट क्या होता है बेसिकली बच्चों, मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में आपका कोई भी लिक्विड पड़ा है या फिर कुछ भी है, उसको आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो उसके जो डेंस पार्टिकल है वो आपके नीचे आ जाएंगे, और जो ऊपर जो लिक्विड रहेगा उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। जो भारी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेडिमेंट्स के रूप में आ जाएंगे, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो लिक्विड की फॉर्म में ऊपर रहेंगे। तो यही होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में। ठीक है, तो अगर जब हमने स्लो स्पीड पे किया 600 G पे, तो अब हमारे पास 2 पार्ट आ जाएंगे, एक पैलेट बन जाएगा जो डेंस नीचे रहेगा सेडिमेंट, एंड सुपरनेटेंट जो ऊपर रहेगा उसके लिक्विड। ठीक है, अब देखिए, पैलेट कंटेन्स द न्यूक्लियस। अब उस पैलेट में कौन सा हिस्सा होगा आपका, न्यूक्लियस का। ओके, सेपरेट द सुपरनेटेंट एंड पैलेट। तो हमने क्या किया, जब फर्स्ट सेंट्रीफिकेशन करी हमारे पास नीचे पैलेट था, ऊपर सुपरनेटेंट था, तो हमने क्या किया, सुपरनेटेंट को अलग कर लिया और पैलेट को अलग कर लिया। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आपने होमोजेनाइजेशन करी फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब थर्ड स्टेप आया तो आपने फर्स्ट हो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करी। सेंट्रीफ्यूगेशन जब आपने करी उसके बाद क्या देखिए, ये जो आपका अलग से पैलेट बन गया नीचे। उसके बाद क्या किया आपने, सुपरनेटेंट अलग कर लिया और पैलेट को अलग कर लिया। ठीक है, तो यही प्रोसेस हमने यहाँ पे पढ़ी है, सेपरेट द सुपरनेटेंट एंड पैलेट। अब क्या करेंगे, द सुपरनेटेंट obtained is again centrifuged at 15,000 G। अब ये जो सुपरनेटेंट हमने अलग से करा था सेपरेट, इसको दोबारा से हमने क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है 15,000 G पर। इट रिजल्ट इनटू द पैलेट एंड सुपरनेटेंट। अब ये दोबारा इसमें क्या होगा, इसमें दोबारा से पैलेट बनेगा जब हम इसको दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और इस बार क्या होगा पैलेट में, इस बार क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा उस पैलेट में। ओके, तो हर बारी सेंट्रीफ्यूज करेंगे सुपरनेटेंट को तो कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। ठीक है, तो इसी को तो बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से कि भाई अलग अलग ऑर्गेनेल्स क्या हैं वो निकलती रहेंगी अपने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से।
उसके बाद थर्ड जो सेंट्रीफ्यूज, थर्ड देखिए थर्ड स्टेप में, द सुपरनेटेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लास्ट रन इज अगेन सेंट्रीफ्यूज। अब जो लास्ट सुपरनेटेंट निकला था जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आया था उसको दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करेंगे कितने पे, ये 1,05,000 पे। तो उस पे करने के बाद क्या होगा आपका, द पैलेट नाउ obtained द माइक्रोसोम्स वेयर सुपरनेटेंट कंटेन द साइटोसोल। उसके बाद क्या होगा, अब जो पैलेट आएगा उसमें क्या होगा आपके पास, माइक्रोसोम्स, ठीक है, ये भी स्मॉल ऑर्गेनेलिज है, और जो आपका सुपरनेटेंट होगा उसमें क्या है, साइटोसोल। तो सेल के अंदर ये सारी चीजें थी वो धीरे 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 करके सेपरेट होती गई। उसके बाद क्या है, फर्दर प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज कैन बी डन बाय यूजिंग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो उसके बाद क्या है स्टूडेंट, ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, जो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनेलिज निकली, मॉलिक्यूल्स खासकर, उनको हमने प्योरीफाई भी तो करना है, अभी वो रॉ फॉर्म में है, ठीक है, उनको और प्योर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो उनको सेपरेट फर्दर करने के लिए हम ये वाले टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है आपका, आपने सबसे पहले क्या करा, आपने जो आपके पास ये फर्स्ट स्टेप था सेंट्रीफ्यूगेशन आपने कर ली है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या, आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनेल बायोमोलिक्यूल कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करेंगे जो आपके पास मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनेलिज आए, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनेलिज और बायोमोलिक्यूल्स आइसोलेटेड इज डिटरमाइंड बाय वेरियस टेक्निक्स, ठीक है। आप इन स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं हम बेसिकली, ठीक है। वो कौन कौन सी है, एलिमेंटल एनालिसिस आ गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया, और स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी कौन कौन सी अलग अलग होती है, यूवी, आईआर, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये यूज़ करके हम क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं, वेदर इट कैन बी 3D, वो 3D स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के को पढ़ने के लिए काम आते हैं कि उस स्ट्रक्चर की शेप क्या है, क्या डायमेंशन है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो आपका है फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। द फंक्शन और मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस ऑर्गेनेलिज और बायोमोलिक्यूल्स आर स्टडीड बाय मेकिंग यूज ऑफ इंटैक्ट एनिमल्स, होल सेल, टिश्यू होमोजेनेट, आइसोलेटेड सेल ऑर्गेनेलिज, मेटाबोलाइट एंड एंजाइम। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन और मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, इनका, कि इनका फंक्शन और मेटाबॉलिज्म क्या है। हम इन विट्रो स्टडी कर सकते हैं, इन विट्रो स्टडी मतलब कि किसी सेल के अंदर हम उसको वो कंडीशन दें कि उस स्पेसिफिक ऑर्गेनेली का रोल क्या है, क्योंकि अब हमको उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चल चुका है, तो उस ऑर्गेनेली का रोल हमको भी पता लग जाएगा कि ये किस तरह बिहेव कर रही है। मेटाबोलाइट और एंजाइम की इंट्रैक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड सेल जो ऑर्गेनेली है हम उसको भी पढ़ सकते हैं, जो ड्यूरिंग आपका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस सेपरेट हुई थी, जो ऑर्गेनेली है उनको अलग से स्टडी भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो आपके फंक्शंस और मेटाबॉलिज्म है, जब आपका लास्ट में जब सेल आइसोलेट हो जाएगा या प्यूरिफाई हो जाएगा, कोई भी सेल नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनेली या फिर मॉलिक्यूल, तो उनको आप स्टडी कर सकते हैं। तो यही पढ़ते हैं आप एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में, एक्सपेरिमेंटल सॉरी बायोकेमिस्ट्री में, और ये इसकी अप्रोच है, ठीक है। जो तीन बताए थे मैंने आपको पॉइंट्स, आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनेल बायोमॉलिक्यूल, डिटर्मिनेशन ऑफ देयर स्ट्रक्चर, और थर्ड है एनालिसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। तो यही है। तो इस जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया। थैंक यू।